हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो ये लेक्चर है ये है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, बायो मींस लाइफ के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो जो है यहाँ पे जो हमारे एबायोटिक पार्ट है जिसमें सॉयल, वाटर और एटमॉस्फेयर के साथ वाबस्ता है, और केमिकल इनके दौरान किस तरह से कन्वर्ट होता है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, और ये साइकिल जो है इसके बारे में। तो बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है? द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, सल्फर वगैरह जो है, ये किस तरह से साइक्लिक मूवमेंट में मूव करता है एक इकोसिस्टम के एबायोटिक पार्ट से बायोटिक पार्ट में, और फिर बायोटिक पार्ट से दोबारा एबायोटिक पार्ट में। ठीक है, इस मूवमेंट को एक्चुअली हम कहते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, यही लिखा है, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम एट्सेट्रा थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स, दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, इज कॉल्ड एज बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, अब ये कंपोनेंट्स मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाया है, एबायोटिक और बायोटिक। तो किसी भी इकोसिस्टम में, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होंगे, यानी ये जो कैल्शियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन, जब ये इनऑर्गेनिक स्टेट में होगा, इनऑर्गेनिक बोलते हैं जब वो मिनरल स्टेट में होगा किसी भी इकोसिस्टम में, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, और जब यही इनऑर्गेनिक फॉर्म अब जब लिविंग सिस्टम के अंदर जा आता है तो हम उसको ऑर्गेनिक बोलता है ना। तो इन न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है, या इन जो न्यूट्रिएंट्स है इनका कोई भी रेशो, यानी किसी गिवन टाइम में जब किसी इकोसिस्टम में हम जब इसको मेजर करता है तो हम उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलता है। तो द ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन एन इकोसिस्टम एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग स्टेट में इनऑर्गेनिक सेंस से बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप जो है वो ऑर्गेनिक सेंस से हम लेते हैं। ऑर्गेनिक हमेशा चीज़ बना, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जब एटमॉस्फेयर में होते हैं तो ये इनऑर्गेनिक है क्योंकि ये नॉन लिविंग सिस्टम का हिस्सा है, तो ये स्टैंडिंग क्रॉप स्टेट हो जाएगा। लेकिन जब ये कार्बन जो फिक्स होके फोटोसिंथेसिस के दौरान जब फिक्स होके कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा बन जाएगा तो ये स्टैंडिंग क्रॉप का हिस्सा है, न कि स्टैंडिंग स्टेट का। ठीक है, इस तरह से ये दो डिफरेंस है। अब आप लोगों ने देखा, जब आप लोगों को मैंने एनर्जी फ्लो पढ़ाया था पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो एनर्जी फ्लो जो है वो इकोसिस्टम में सन से निकलता था, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो कम होते होते और डिफरेंट फूड चेन से होके ट्रॉपिक लेवल 5 तक एंड हो जाता था। यानी एनर्जी जो है वो यूनी डायरेक्शनल जो है फ्लो होता है इकोसिस्टम में। लेकिन हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो कार्बन है, चाहे फास्फोरस है, सल्फर है, जो भी है, ये इकोसिस्टम में साइक्लिक पाथवे में चलता है, यानी कि ये फिर से जिस सोर्स से निकला उस सोर्स में वापस पहुंचेगा। यानी कार्बन अगर एटमॉस्फेयर से निकला है तो फिर वापस आके कहाँ पहुंचेगा? एटमॉस्फेयर में वापस आएगा। ठीक है, ये साइक्लिक पाथवे में चलेगा। अब कोई भी न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, यानी बायो जियो केमिकल साइकिल, जब आप इकोसिस्टम में देखोगे तो ये दो तरीके के हैं। हम इनकी रिसोर्स को देखेंगे तो ये कहाँ से निकलता है। ठीक है, एक तो गैसेस टाइप के हैं, दूसरा जो है वो सेडिमेंट्री है। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस है? आप द रिजर्वायर ऑफ गैसेस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जिस्ट्स इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि रिजर्वायर हम बोलते हैं जहाँ ये स्टोर होता है, सबसे बड़ा स्टोरेज इनका। ठीक है, तो गैसियस टाइप की न्यूट्रिएंट्स जो भी है इनका स्टोरेज जो है वो एटमॉस्फेयर होता है। जैसे कि कार्बन है, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो यू इन दिस वे ये हैं हमारे गैसियस टाइप की। अब जो सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट जाहिर सी बात है रॉक को हम बोलते हैं, तो द रिजर्वायर ऑफ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल एग्जिस्ट्स इन अर्थ्स क्रस्ट। ठीक है, तो ये जो हमारे सेडिमेंट्री टाइप्स है इनके रिजर्वायर जो है जहाँ ये स्टोरेज होता है ज़्यादातर ये अर्थ के क्रस्ट में होता है, यानी ये रॉक्स में होगा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट जो है वो ज़्यादातर रॉक की शक्ल लिथोस्फीयर में होगा। ठीक, अब उसके अलावा ये जो बायो जियो केमिकल साइकिल्स है इनमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है हमेशा अपना पार्ट प्ले करता है। जैसे सॉइल की मॉइस्चर डिसाइड करता है कब लीच होगा वगैरह, पीएच मैटर करता है, टेम्परेचर जो है ना, एडेफिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ये सब जो है ये डिसाइड करता है। उसके अलावा
रिजर्वायर जो भी होगा, अब चाहे ये रिजर्वायर जो है ये किस शक्ल में है, चाहे ये रिजर्वायर जो है ये गैस की शक्ल में हो या सेडिमेंट्री हो, रिजर्वायर का एक काम है कि ये बैलेंस रखता है उस रेट को जिस रेट से यहाँ से मिनरल्स निकल के जाता है और वापस आता है। मैंने पहले बोला ये साइकिलिक में, जैसे कि मिसाल एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से कार्बन का निकल जाना और कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में फंस जाना, उसको हम इनफ्लक्स बोलते हैं, और फिर वहाँ से दोबारा वापस आना यानी रेस्पायरेशन की शक्ल में वो कार्बोहाइड्रेट जल के कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल आता है, तो ये इफ्लक्स हम उसको बोलते हैं, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। ठीक है, तो ये जो है इसके बीच में जो बैलेंस जो है मेंटेन ये रिजर्वायर कर लेता है अच्छी तरह से। ठीक है, अब देख लीजिए, हम पहले पार्ट जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन नहीं है, तो कार्बन साइकिल जो है ये गैसेस साइकिल का एक टाइप है। अब कुदरत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कार्बन से नहीं बना हुआ है। ठीक है, चाहे आप बिल्कुल साधारण सा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लीजिए जिसमें कुछ ही क्या होंगे हमारे जैसे कि प्रोकैरियोट्स है, तो तकरीबन उसका 50% जो है ड्राई वेट के हिसाब से उसका जो है वो कार्बन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में हो सकता है या फेड्स की शक्ल में हो सकता है, कहीं भी। ठीक है, तो कार्बन जो है किसी न किसी तरीके से वहाँ अवेलेबल होता है। सो कार्बन इज़ ए मेजर कंस्टिट्यूएंट इन लिविंग सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूट्स 49% ऑफ ड्राई वेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किसी भी लिविंग सिस्टम को जलाने की बेसिक जो ग़ज़ा है वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी आता है, तो बेसिक जो है ग्लूकोज जो है प्रॉपरली बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बनी हुई होती है। ठीक है, बहरहाल कार्बन जो है वो एबायोटिक सिस्टम में क्या बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ किस तरह से हो सकता है, जैसे यही मैं बता रहा था, जैसे बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोल, पेट्रोलियम, ये इन फॉर्म्स में अवेलेबल होता है हमारे एबायोटिक सिस्टम में, लेकिन बायोटिक में नहीं, नॉन लिविंग सिस्टम जो है हमारे इकोसिस्टम का, वहाँ अगर आप देखोगे, यानी बायोटिक सिस्टम में तो पहले बताया कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनकी शक्ल में होते हैं, लेकिन एबायोटिक सिस्टम में अगर आप देखोगे कार्बोनेट की शक्ल में, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में है कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये कुछ ऐसे मतलब फॉर्म्स है जिसकी शक्ल में आपको नॉर्मली ये कार्बन मिल सकता है, किसमें, हमारे जो एबायोटिक इकोसिस्टम की जो कंपोनेंट है वहाँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सबसे हार्डेस्ट जो हमारे कार्बन जो दुनिया में थिंग है वो भी कार्बन की, सबसे सॉफ्टेस्ट भी है, जो ग्रेफाइट आते हैं वो भी कार्बन की बनी हुई है, प्योर कार्बन की, और डायमंड जो सबसे हार्डेस्ट है वो भी कार्बन की बनी होती है। बहरहाल तो ओशन जो है हमारी सबसे बड़ी रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, रिजर्वायर मतलब देखो ये एक्चुअली है तो एटमॉस्फेयर में होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं कि ये सोल्यूबल यानी कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल डिजॉल्व्ड फॉर्म में ये चला जाता है, किसमें, हमारे ओशन में चला जाता है। ठीक है, तो ये ओशन में एज ए डिजॉल्व्ड फॉर्म में वहाँ अवेलेबल होता है। बहरहाल कार्बन इंटर्स फ्रॉम एबायोटिक सिस्टम टू इकोसिस्टम, यानी कि टू बायोटिक सिस्टम में किस तरह आता है, थ्रू फोटोसिंथेसिस, ये सबको पता है। कार्बन फिक्सेशन हम उसको बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं उसको ग्रीन प्लांट्स या प्रोड्यूसर जो है पहली बार उसको फोटोसिंथेसिस के दौरान उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को C6H12O6 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्लूकोज की शक्ल में फिक्स करता है, यानी कि उसको नॉन लिविंग सिस्टम से लिविंग सिस्टम में लेके आता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये ही सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही दुनिया में एनुअली एक साल में तकरीबन 60 बिलियन टन्स जो है, यहाँ ये टन में है, ठीक है, 60 बिलियन टन्स जो है क्या करते हैं, 60 बिलियन टन्स जो है कार्बन को फिक्स करता है हर साल ऑर्गेनिक फॉर्म में, यानी इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में इसको चेंज कर देता है। ठीक है, अब देखो ये फोटोसिंथेसिस कितना बड़ा प्रोसेस है। नाउ दिस ऑर्गेनिक कार्बन, यानी यही जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो अब इसको फिक्स कर दिया कार्बोहाइड्रेट की शक्ल में, यही जो है कार्बन जो है ये फिर गज़ा की शक्ल में, हम फूड बोलते हैं एक्चुअली, हम एक्चुअली फूड जब बोलते हैं खाता है कोई, तो हम एक्चुअली इस कार्बोहाइड्रेट को ही खाता है, इसी कार्बन को ही हम एक्चुअली फूड की शक्ल में ले लेता है। डिफरेंट ट्रॉपिक फूड लेवल की ट्रॉपिक जो हम फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल से वहाँ हम लेते हैं, जैसे कि चाहे वो फिर हर्बीवर्स हो, ओमनीवर्स हो, कार्निवर्स जो भी हैं, वो एक्चुअली यानी ये लिखा है द ऑर्गेनिक कार्बन पासेस एज ए फूड इनसाइड द बायोस्फीयर थ्रू दिस फूड चेन। ठीक है, फूड चेन के ज़रिए चला जाता है। अब मान लो कि मेरे अंदर जो इस वक्त पावर आ है वो ओबियसली उसी कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लूकोज की शक्ल में है वो प्लांट्स पे पहुंच गया, प्लांट से मैंने खाया, मुझ में आ गया, मुझसे और कोई खाएगा, ये उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये कार्बन भी सिर्फ एनर्जी नहीं जाता है, एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल में फॉलो करता है।
अब देखो, अब जब ये अब बायोटिक सिस्टम का हिस्सा बन गया है, द विड्रॉवल ऑफ दिस ऑर्गेनिक कार्बन यानी ऑर्गेनिक लिविंग सिस्टम के सेंस से फ्रॉम द लिविंग सिस्टम यानी बायोटिक सिस्टम से टू एबायोटिक सिस्टम में ऑकर्स बाय फॉलोइंग वेज। अब लिविंग सिस्टम से ये वापस चला जाता है किसमें, नॉन लिविंग सिस्टम में। ये कुछ तरीके हैं, जैसे रेस्पायरेशन करता है, रेस्पायरेशन के वक्त हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो यानी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड फिर से निकल जाता है। सिमिलरली डिकम्पोजिशन, ये भी एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है जिसके दौरान जो है कुछ डेड एंड जो हमारे डेड एंड डिकेइंग मैटर है उस पर फंजीज या बैक्टीरिया जो कुछ केमिकल सिक्रेट कर देता है, फिर उसको ऑक्सीडेशन के ज़रिए उसको स्मॉलर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर देता है, फिर उस स्मॉलर पार्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। इस दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ हो जाता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब हम कुछ जलाता है वो भी एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जैसे कोई लकड़ी जला रहा हो। ठीक है, बर्निंग हमेशा उस चीज़ की होती है जो ऑर्गेनिक होगा, तो वो जल जाता है और उस दौरान क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। वॉल्केनिक एरप्शन के दौरान भी होता है इस तरह से। हॉट स्प्रिंग में जो है कुछ हमारे बैक्टीरियाज होते हैं वो भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा सेडिमेंटेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेडिमेंटेशन फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं और वहाँ से ये वापस चला जाएगा। ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर यानी हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन इज़ वॉश्ड डाउन। ठीक है, वॉश्ड डाउन मीन्स ये एक्चुअली वहाँ हमारे जो विंड्स है हमारे क्लाउड्स जो है क्लाउड्स के साथ मिल जाते हैं और वहाँ से नीचे उतर के आ जाते हैं कार्बन यानी एसिड रेन की शक्ल में, कार्बोनिक एसिड की शक्ल में। फिर उसके अलावा ये और पानी के साथ मिल सकता है, जैसे कि पहाड़ों के साथ मिल के कभी कभी कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलते हैं। यूँ ये बहुत सारे कंपाउंड्स आपस में नीचे जमा हो जाते हैं और फिर डिपॉजिट हो जाते हैं किन में, सेडिमेंट्री रॉक्स में चला जाता है। सो ये एक पूरा साइकिल दिखाया गया है। वही सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कई सौ सालों के बाद फिर से वॉल्केनिक एरप्शन की तरह से ऊपर निकल के आएगा, फिर वो रॉक जो है फिर दोबारा लीच डाउन हो जाएगा। लीच डाउन मतलब बारिश की वजह से वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यूँ फिर या उस वक़्त जो है वॉल्केनिक एरप्शन के वक़्त धुआं निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो डायरेक्ट आ जाता है कहाँ पे, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये एक पूरा साइकिल जो है वो ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है ऑटोट्रॉप्स जो है। ठीक है, यहाँ फोटोसिंथेसिस के वक़्त ये लेते हैं, फिर रेस्पायरेशन के वक़्त कुछ यहाँ से भी निकल जाते हैं, इन ऑटोट्रॉप्स को एब्जॉर्ब करते हैं या खाते हैं हमारे हर्बीवोर्स या ठीक है, फिर हर्बीवोर्स को ओमनीवोर्स वगैरह, ये भी कुछ यहाँ से डेथ हो जाते हैं, नीचे फूड चेन डिट्राइज फूड चेन में चला जाता है। कुछ यहाँ से रेस्पायरेशन के वक्त फिर से वापस एटमॉस्फेयर, यहाँ से भी इनको आग लग सकता है जैसे फॉरेस्ट वगैरह है ना इनको, तो या यहाँ से ये वापस आ जाता है। इस केस में भी यहाँ से ये दिखाया गया है कि किस तरह से ये लीच डाउन होकर यहाँ से इनका यानी सेडिमेंट्री रॉक में चला जाता है। ठीक है, नीचे ज़मीन में फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है, वेदरिंग से ये वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे भी दिखाया, देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एटमॉस्फेयर में ये सोल्यूशन बन सकता है, कार्बोनिक एसिड या कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलके कभी कभी रॉक के साथ जाते हैं, या यहीं से सोल्यूशन होकर फिर वापस यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा क्या है साइक्लिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए पूरा फिनोमेनन ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा साइकिल है वो सेडिमेंट्री टाइप का। इसमें एग्जाम्पल जो है आपका फास्फोरस जो है इस सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो फास्फोरस जो है ये हमारी बायोटिक यानी लिविंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। बेशक कार्बन की तरह ज़्यादा नहीं हो सकता है ड्राई वेट में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम जो हमारे लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं, जैसे कि आप और मेरा जो डीएनए है, जीन का जो ब्लूप्रिंट है हमारा लिविंग सिस्टम का, आरएनए है, एटीपी हम इसको करेंसी बोलते हैं हमारे लिविंग सिस्टम में, नंगोल त्योत्कन पहने हुआ। तो जो एटीपी है ये सारे सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। बहरहाल इस तरह से माइन्यूट में बहुत सारे जगहों पे ये कुछ वाइटल रोल जो है हमारे बोन्स में होते हैं, टीथ्स में होते हैं। ठीक है, तो लिविंग सिस्टम का ये हिस्सा है। बहरहाल तो ये ऑर्गेनिक जो हमारे फास्फोरस हैं। अब रिजर्वायर अगर जहाँ तक बात करेंगे तो फास्फोरस रॉक की शक्ल में नॉर्मली होते हैं, और ये क्या होते हैं, एंड कंटेन्स फास्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट। ठीक है, फास्फेट की शक्ल में इन रॉक्स में ये बंद होता है चट्टानों में। ठीक है, रॉक। फिर उसके बाद इन रॉक्स का जो होता है वो वेदरिंग होता है, क्योंकि कोई भी पहाड़ जो है वेदरिंग होते हैं कि मतलब जिसमें लाइटनिंग, रेनिंग, हमारा स्नोइंग, प्रेसिपिटेशन, इस दौरान जो है ये टूट के जो है क्या बन जाता है, सॉइल सोल्यूशन बन जाएगा। सॉइल सोल्यूशन जो है ये कुछ हमारे जब यूँ ही ये फॉस्फेट सॉइल मतलब सॉइल में
सॉइल की जो सोल्यूशन में मिल जाएंगे कुछ, क्योंकि उस वक्त ये ना अनसॉलेबल होता है, तो कुछ सॉलेबलाइजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कुछ बैक्टीरिया से, वो उनको सॉलेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद सॉइल से यही फॉस्फेट जो है, ठीक है, हमारे प्लांट जो है फास्फेट की शक्ल में ही प्लांट्स के रूट जो है वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। दिस इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक बार प्लांट्स में जो ही पहुंच गया, वंस इट इज़ रीच इन दिस प्लांट्स एंड आफ्टर दैट इट इंटर्स टू द फूड चेन, और हमें ये फूड की शक्ल में फिर डिफरेंट फूड लेवल्स में पहुंच जाता है, ठीक है, हम तक भी ये फॉस्फेट पहुंच जाएगा। उसके बाद वापस जब ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है, यानी अब तो ये बायोटिक सिस्टम का हिस्सा बन गया, उसके बाद दिस ऑर्गेनिक फॉस्फेट रिटर्न्स टू द सॉइल थ्रू द एक्सक्रीशन एंड डेथ, जब इनका डेथ हो जाता है, और फिर उस वक्त कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोबारा इस ऑर्गेनिक फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक शक्ल में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ये हमारे फॉस्फेट जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो है ये वाटर के साथ मिल जाता है और फिर डीप हमारे ज़मीन के अंदर जो है वो दब जाता है, ठीक है, सेडिमेंटेशन की शक्ल में, लीचिंग की शक्ल में। तो ये बहुत नीचे जब दब जाता है तो ये कई सौ सालों तक जो है सर्कुलेशन, यानी इस जो ऊपर मामूली जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन से बिल्कुल बाहर चला जाता है, वो इस सर्कुलेशन का हिस्सा नहीं बन सकते। तो इसको सेडिमेंटेशन से वापस लाने के लिए फिर से वॉल्केनिक एरप्शन होने का, या अर्थक्वेक्सों से, या गिन लबिंग सोचा, फिर उसके बाद फिर से चट्टान बन जाना, रॉक बन जाना, फिर वेदरिंग होना, तो यही ताकत ही इसको वापस ला सकता है। अदरवाइज़ किसी के पास और ताकत नहीं है कि ये वहाँ से वापस लाया जाए, ठीक है। तो यहाँ से ये दिखाया गया है शॉर्टकट में, रॉक वेदरिंग से सॉइल सोल्यूशन बनता है, ये अपटेक करता है प्लांट जो है वो डेथ हो जाएगा, यहाँ से डिट्राइड्स में पहुँच सकता है, या कल कंज्यूमर्स डेथ हो जाता है, फिर वापस। तो ये साइकिल जो है यहाँ से दिखाया गया है। कभी कभी ये इधर चला जाता है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से सेडिमेंटेशन से वापस इसको ऊपर लाने के लिए, इस स्टेज में लाने के लिए, ठीक है। तो ये सिर्फ वेदरिंग जो है, मतलब अर्थक्वेक या इस तरह से रॉक फॉर्मेशन के थ्रू ही वापस आ सकता है, ठीक। अब देख लीजिए जो लास्ट वाला, इसमें एक और छोटा सा पार्ट है, इकोसिस्टम सर्विस। इकोसिस्टम सर्विस जो है, इसके शायद मैंने बहुत बार आपको क्लास में इसके बारे में बताया है। हमारा जो इकोसिस्टम है, ये बहुत सारे सर्विसेज जो है फ्री में हमारे जो ह्यूमन काइंड को जो है वो सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि इन सर्विसेज का जो है हमें क्या है, नाता दूनी कदर में, ठीक है, हमें इनका कोई कदर नहीं है। बहरहाल ये कुछ सर्विसेज है, जैसे कि आप देख रहे हो हमारे इकोसिस्टम में, जैसे ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं। ऑक्सीजन जो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के वक्त बनता है, और ये फोटोसिंथेसिस के वक्त एक बाई प्रोडक्ट की शक्ल में निकलता है, और हमें जो है आज तक किसी को ऑक्सीजन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। खुदा न खास्ता दे कोरोना छखन ताशी गचूँ इनके ऑक्सीजन चैलेंज, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि फ्री सर्विस कुदरत किस तरह से हमें प्योरली फ्री में हमें दे देता है, ठीक है। उसके अलावा कार्बन फिक्सेशन, यही कार्बोहाइड्रेट या फूड जो है, ये भी फोटोसिंथेसिस के वक्त जो है हमें पहुँच जाता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा फिर। उसके अलावा पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन आपको पता है क्या किसको बोलते हैं। तो ये कुछ फॉरेस्ट जो है बहुत सारे एनिमल्स का हैबिटेट है, और इसके साथ ये हमें मिटिगेट करता है ड्रॉट और एक्सट्रीम कंडीशंस को कंट्रोल रखने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक। रॉबर्ट कैनस्टेंजिया, ठीक है, ईटॉल, ये कुछ लोग थे जिन्होंने आज से कुछ साल पहले जो है हमारे जो इंसान जो कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो है उनका एक कीमत निकाला है, जिसको तकरीबन साल का पूरे इंसानियत का जितने भी लोग हम दावा करते हैं ये बनाता है वो बनाता है, तो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है उसका कीमत अगर निकालेगा एनुअली, वो आता है 18 ट्रिलियन US डॉलर्स में, ठीक है। तो लेकिन इसके बजाय अगर आप इकोसिस्टम सर्विस को, अगर उन्होंने जब इसका प्राइस टैग लगाया और ये एनुअली जब काउंट किया, तो ये 33 ट्रिलियन US डॉलर पर ईयर होता था। अगर कास्ट का तुनतांस पिनना इतना हो जाता, ठीक है, 33 ट्रिलियन। तो कहाँ 18 ट्रिलियन, कहाँ 33 ट्रिलियन, आप खुद इसमें डिफरेंस कर सकते हो। ये प्राइस टैग लगाया है मिसाल के तौर पर, कीमत का तुम हिसाब चरना साम से तमचु इकोसिस्टम का फ्री सर्विस, ठीक है। तो ये हमारा आज का ये था। तो यहाँ पे जो है इकोसिस्टम वाला पोर्शन जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से आगे जो लेक्चर होगा वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होंगे। ऑल द बेस्ट।